नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खास तौर पर डीप लर्निंग की। देखेंगे कि ये मेडिकल जांच और इलाज में कैसे बदलाव ला रहा है। हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल का एक लेख है, चिकित्सा में एआई और डीप लर्निंग का अनुप्रयोग। हम इसी के कुछ अहम नुकात पर गौर करेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि एआई कैसे मुश्किल मेडिकल डेटा को समझ रहा है, जैसे मेडिकल तस्वीरें हुई या शरीर के अलग अलग संकेत, और कैसे ये जांच को बेहतर बना रहा है। और यही बात दिलचस्प हो जाती है ना। सोचिए जरा, एआई की मदद से शायद कैंसर या फेफड़ों की बीमारियां पहले से कहीं ज्यादा जल्दी और सटीक तरीके से पता लग सके। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले कैंसर का पता लगाना, ये एक बहुत बड़ा एरिया है। डीप लर्निंग इसमें क्या कमाल कर रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, डीप लर्निंग मॉडल और इनमें भी खासकर CNNs होते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, सीएनएन्स। हाँ, तो ये क्या करते हैं, मेडिकल तस्वीरों को, जैसे मैमोग्राम हुआ या CT स्कैन, इनको बहुत बारीकी से एनालाइज कर सकते हैं। ये उन छोटे छोटे बदलावों या पैटर्न को भी पकड़ लेते हैं जिन्हें शायद इंसानी आंख नजरअंदाज कर दे। जैसे स्तन कैंसर में वो बहुत महीन कैल्शियम के कण होते हैं। हाँ, माइक्रो कैल्सिफिकेशन। बिल्कुल। या फिर स्किन कैंसर के शुरुआती निशान डर्मोस्कोपी इमेजेस में ये उनको पहचान सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की सुपर पावर्ड आंखें हो गई जो बहुत बारीक चीजें देख सकती हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और जब इन मॉडल्स को हजारों लाखों तस्वीरों से ट्रेन किया जाता है, सिखाया जाता है, तो ये काफी सटीक हो जाते हैं, बहुत हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी हासिल कर लेते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं, प्रैक्टिकली? इसके दो बड़े फायदे हैं। एक तो बीमारी जल्दी पकड़ में आ सकती है, अर्ली डिटेक्शन। ठीक है। जैसे बायोप्सी की जरूरत है या नहीं, मान लीजिए फेफड़ों में कोई गांठ दिखी CT स्कैन में, तो AI बता सकता है कि इसके कैंसर होने की कितनी संभावना है। अच्छा। और इन सब से क्या होता है, मरीजों के लिए बेहतर इलाज की उम्मीद बढ़ती है, बेटर आउटकम्स। सही कहा। अच्छा, कैंसर से जुड़ा एक और एरिया है हिस्टोपैथोलॉजी। माइक्रोस्कोप लेवल पर टिश्यूज को देखना, वहां एआई कैसे मदद कर रहा है? हाँ, हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें क्या होता है कि टिश्यू के सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप से उनकी तस्वीरें देखी जाती हैं और फिर कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाया जाता है। राइट। तो यहाँ भी AI, खासकर CNNs, बहुत काम के हैं। ये उन माइक्रोस्कोपिक तस्वीरों में पैटर्न पहचान सकते हैं, जैसे कोशिकाओं की बनावट कैसी है, वो किस तरह से बढ़ रही हैं, ट्यूमर का स्ट्रक्चर कैसा है। पैटर्न रिकग्निशन। हाँ, AI ये काम काफी तेजी से कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, लगातार एक जैसे स्टैंडर्ड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनका काम आसान हो सकता है, और शायद अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय में जो फर्क आ जाता है वो भी कम हो। बिल्कुल। इससे जांच में एक रूपता आती है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है, और स्तन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान में काफी मदद मिलती है। यहाँ पर एक और चीज है, ट्रांसफर लर्निंग। ये भी बहुत काम आती है। ट्रांसफर लर्निंग वो क्या है? सोचिए, एक AI मॉडल है जो पहले से ही लाखों आम तस्वीरें पहचानना सीख चुका है, जैसे बिल्ली, कुत्ते, कारें वगैरह। अब उसी मॉडल को थोड़ी और ट्रेनिंग देकर मेडिकल तस्वीरें, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड्स, समझने लायक बनाया जाता है। अच्छा, मतलब पहले से सीखी हुई नॉलेज का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। इससे फायदा ये होता है कि अगर हमारे पास लेबल किया हुआ मेडिकल डेटा कम भी है, तब भी अच्छे नतीजे मिल जाते हैं। ये तो कमाल है। अच्छा, अब जरा फेफड़ों की बीमारियों की बात करें, जैसे निमोनिया है, COPD है, या हाल में कोविड-19 था। इनमें डीप लर्निंग का क्या रोल है? यहाँ भी AI मल्टीटास्किंग कर रहा है, कह सकते हैं। एक तरफ तो CNNs हैं जो छाती के एक्सरे या CT स्कैन देखते हैं, वो खास रेडियोलॉजिकल पैटर्न ढूंढते हैं। जैसे निमोनिया में फेफड़ों में धुंधलापन दिखता है, जिसे ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी कहते हैं। हाँ। तो CNNs उसे पहचान सकते हैं। दूसरी तरफ LSTMs जैसे मॉडल हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क्स। हाँ, ये टाइम सीरीज डेटा को समझते हैं, मतलब ऐसा डेटा जो समय के साथ बदलता है, जैसे किसी की सांस लेने की आवाज या स्पिरोमेट्री टेस्ट के नतीजे। इनको एनालाइज करके ये बीमारी कैसे बढ़ रही है, इस पर नजर रखते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक पॉइंट की तस्वीर नहीं, बल्कि समय के साथ बदलाव को भी ट्रैक कर सकता है। सही कहा। मिसाल के तौर पर एक डीप लर्निंग मॉडल है जो छाती का एक्सरे देखकर निमोनिया का पता लगा सकता है, और उसकी सटीकता
एक अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट के बराबर हो सकती है। सच में? हाँ, इससे अस्पतालों में क्या होता है कि मरीजों को जल्दी से प्राथमिकता दी जा सकती है, ट्रायाज बेहतर हो सकता है, इलाज जल्दी शुरू हो सकता है। ये तो बहुत प्रभावशाली है। लेकिन इन सब कामों को करने के लिए, डेवलप करने के लिए खास टूल्स भी तो चाहिए होते होंगे। हमने सुना है कि मैटलैब का डीप लर्निंग टूल बॉक्स इसमें काफी पॉपुलर है। हाँ, मैटलैब जैसे प्लेटफॉर्म्स वाकई बहुत अहम है, क्योंकि इनमें एआई मॉडल बनाने, उन्हें ट्रेन करने और फिर इस्तेमाल करने के लिए रेडीमेड टूल्स होते हैं। ये सीएनएनएस, एलएसटीएम्स, ट्रांसफर लर्निंग सबको सपोर्ट करते हैं। तो इसका वर्कफ्लो कैसा होता है, मतलब मोटे तौर पर? मोटे तौर पर प्रक्रिया ये होती है, पहले तो डेटा तैयार करना होता है। मेडिकल डेटा अक्सर डाइकॉम फॉर्मेट में होता है, उसे ठीक से ऑर्गेनाइज करना। डेटा प्रिपरेशन। फिर एआई मॉडल डिजाइन करना, या तो बिल्कुल नया बना सकते हैं या फिर ट्रांसफर लर्निंग का इस्तेमाल करके पहले से बने मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। फिर आती है ट्रेनिंग, मॉडल को डेटा पर सिखाना। इसमें तेज कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, तो जीपीयूज का इस्तेमाल होता है। जीपीयू एक्सेलरेशन। बिल्कुल। और आखिर में मॉडल के नतीजों को समझना और इंटरप्रेट करना, ये देखना कि मॉडल ने जो फैसला दिया वो क्यों दिया। ये समझना कि मॉडल किसी नतीजे पर क्यों पहुंचा, ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, ये बहुत बहुत जरूरी है। डॉक्टरों के लिए ये एक ब्लैक बॉक्स जैसा नहीं हो सकता। उन्हें भरोसा करने के लिए समझना होगा कि एआई क्या सोच रहा है। सही बात है। तो इसके लिए ग्रैड कैम जैसी तकनीकें हैं, वो विजुअलाइज करने में मदद करती हैं। जैसे तस्वीर पर एक हीट मैप दिखा सकती हैं कि एआई ने किस हिस्से पर ज्यादा ध्यान दिया। अच्छा, हीट मैप जैसा? हाँ, जब डॉक्टर ये देख पाते हैं तो उनका भरोसा बढ़ता है कि हाँ, मॉडल सही चीज देख रहा है। ये सब सुनने में तो वाकई क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या इसमें कुछ चुनौतियां हैं, कुछ मुश्किलें भी हैं? हाँ, चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चुनौती शायद है अच्छी क्वालिटी का लेबल किया हुआ मेडिकल डेटा मिलना। ये मुश्किल और महंगा हो सकता है। डेटा की कमी। हाँ, फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां बहुत दुर्लभ होती हैं, उनका डेटा बहुत कम होता है। इसे क्लास इम्बैलेंस कहते हैं। इससे एआई को सिखाना मुश्किल हो जाता है। और जैसा हमने अभी बात की, डॉक्टरों का भरोसा जीतना, मॉडल के फैसलों को एक्सप्लेन करना, उनकी व्याख्या करना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। और शायद कुछ नैतिक सवाल भी होंगे, डेटा प्राइवेसी वगैरह। बिल्कुल, डेटा गोपनीयता बहुत बड़ा मुद्दा है। हिपा या जीडीपीआर जैसे नियमों का पालन करना जरूरी है। और एक और अहम बात है, डेटा सेट में पूर्वाग्रह से बचना। कहीं ऐसा ना हो कि मॉडल किसी खास डेमोग्राफिक ग्रुप के लिए ज्यादा अच्छा काम करे और दूसरों के लिए कम। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि निदान सबके लिए बराबर हो। बिल्कुल, निष्पक्षता और समानता बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के देखें तो एआई और डीप लर्निंग मेडिकल जांच में, खासकर कैंसर डिटेक्शन, हिस्टोपैथोलॉजी और फेफड़ों की बीमारियों के निदान में वाकई बड़े बदलाव ला रहे हैं। और मतलब जैसे टूल्स इस तरक्की को और तेज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। देखिए, एआई हमें बीमारियों का पता लगाने की अद्भुत क्षमता दे रहा है, लेकिन असली चुनौती ये पक्का करना है कि इसका फायदा सब तक बराबरी से पहुंचे। तो सवाल ये है कि जो लैब में बेहतरीन एआई बन रहा है और जो दुनिया भर के अलग-अलग अस्पतालों में इसका असल इस्तेमाल होना है, उस व्यावहारिक निष्पक्ष इस्तेमाल के बीच की खाई को कैसे पाटा जाए, इसके लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है।